हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 3D ज्योमेट्री चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और 3D ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि एक पॉइंट अगर हम शो कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री में तो ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जो प्लेन से बाहर की तरफ तुम्हारी आंखों की तरफ जो आ रही है वो जेड एक्सिस, ये एक्चुअली प्लेन में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, किसी पॉइंट को अगर मुझे शो करना है तो मेरे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि इसके कोऑर्डिनेट्स मैं इस तरह से लिख देता हूँ x, y, z, ठीक है। और इसी बात को दूसरे शब्दों में, अच्छा, x कोऑर्डिनेट का मतलब है इसकी yz प्लेन से डिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा इसका xz प्लेन से कितना ऊपर है ये पॉइंट। और साथ में अगर हम z कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा कि xy प्लेन से ये कितना राइट में, कितना ऊपर है, एक तरह से कितना बाहर की तरफ है, डिस्टेंस उससे देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसी ए पॉइंट को हम ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दें तो ये जो ओ ए वेक्टर है वो आ जाएगा एक्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसको हम बोल रहे हैं एक तरह से पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें ये तो पता ही होगा वेक्टर से। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, देखो, वेक्टर को समझने के लिए, जैसे पूरे चैप्टर वेक्टर के अंदर हमने डायरेक्शन को देखा था यूनिट वेक्टर के अलावा, मतलब यूनिट वेक्टर एक तरह से किसी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो एक वेक्टर अगर मैं कंसिडर करता हूं, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन तुम कैसे बताते हो? एक तरह से इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख देते हो। ए कैप कितना है, ये आएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 6। तो जब हम वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के हिसाब से हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि 3D ज्योमेट्री बेसिकली वेक्टर का ही एप्लीकेशन है, पर हमारा जो चैप्टर वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा, और जो चैप्टर 3D ज्योमेट्री है उसमें बेसिक फर्क ये है कि वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर हम सब कुछ वेक्टर में डील कर रहे होते हैं और 3D ज्योमेट्री हम सब कुछ समझते वेक्टर के थ्रू ही है, पर जो हमारा बोलचाल का तरीका है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, आंसर करने का तरीका है, वो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने का बहुत बढ़िया तरीका है यूनिट वेक्टर उसके अलॉन्ग बता दो, वो उसकी डायरेक्शन बता देगा। लेकिन हमें 3D में अगर यही चीज करनी है तो ये डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन और साथ में हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की भी बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन को हम बोलेंगे डीसी और डायरेक्शन कोसाइंस को डीसी और डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे अपने डीआर। तो एक एक करके समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो अगर हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये वेक्टर है हमारा, क्या नाम रखें इसका, ए वेक्टर रख देते हैं, ये कुछ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। हम बात कर रहे हैं डीसी को समझ रहे हैं, या फिर ये बोल दो डीसी ऑफ अ वेक्टर। चलो, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये है कि वो वेक्टर एंगल्स या कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लेते हैं इनके जो एंगल्स हैं कुछ मैंने लिख दिए अल्फा बीटा गामा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डीसी हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अब कोई मुझसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस का यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसका सिंपल आंसर है कि डायरेक्शन कोसाइन एक ऐसी चीज है जो 3D के अंदर बिना वेक्टर के डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें यह भी बताने वाला हूं कि ये एक तरह से छोटी सी बात को, मतलब बिना वेक्टर के लिखने की बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वेक्टर ही है ये। कौन सा वेक्टर है तुम्हें अभी अभी समझ में आएगा। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर मैं कॉस अल्फा पता करूं, मतलब इस वेक्टर का
एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो अगर अल्फा है तो कॉस अल्फा कितना होगा, ध्यान से देखो, कॉस अल्फा लिख सकते हैं हम ए डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, क्या आएगा मतलब A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह से कॉस बीटा कितना आ जाएगा A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉस गामा कितना आ जाएगा A3 अपॉन मॉड ए। तो ऐसा कह सकते हो 3D की जिद थी कि उसको यूनिट वेक्टर नहीं बोलना, कुछ और बोलना है। तो बस इतनी सी बात को हमने कॉस अल्फा किसको बोला, देखो A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉस गामा A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या तुम एकदम आराम से समझ पा रहे हो एक बात कि ध्यान से देखा जाए तो DC ऑफ अ वेक्टर बेसिकली क्या है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर पता कर लो। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो तुमने यूनिट वेक्टर कैसे पता करोगे, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और उसको डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, और इसी के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स है, A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, यहां से ये अलग कर दो, A1 बाय मॉड ए, A2 बाय मॉड ए, A3 बाय मॉड ए। यही क्या है, एक तरह से वेक्टर के DC होते हैं। समझ में आई बात। तो कोई अगर ये बोल देता है कि DC कुछ नहीं है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो मैं उससे अग्री करता हूं। बस हाँ, DC के अंदर हम आई कैप जे कैप के कैप लगाए बिना लिखते हैं, यूनिट वेक्टर में हमें आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिखना होगा। ठीक, इतनी सी बात है। अब यही बात अगर करें हम किसी लाइन के DC ऑफ अ लाइन, अगर हम बात करें तो किसी लाइन के DC का मतलब क्या होगा, किसी लाइन को अगर देखें तो उसके अलोंग कितने वेक्टर हो जाएंगे। जैसे एक वेक्टर अगर मैंने बोला कि A वेक्टर है, तो ये A वेक्टर है तो इसी तरह से माइनस A वेक्टर भी हो जाएगा, है ना। तो अगर A वेक्टर मैं बोल रहा हूं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो माइनस A क्या हो जाएगा, माइनस A1 आई कैप माइनस A2 जे कैप माइनस A3 के कैप। तो किसी लाइन के DC क्या हो जाएंगे, उसके अलोंग जो वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स, मतलब आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स। लेकिन यहां पर क्या चलेगा, प्लस माइनस दोनों चलेगा, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हमारे लाइन के DC हो जाएंगे। अब ध्यान रखना है कि लाइन के DC में लाइन के अलोंग एक वेक्टर चाहिए। अब लाइन के अलोंग वेक्टर हम A वेक्टर बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माइनस A वेक्टर भी उसके अलोंग वेक्टर है। अच्छा, अब अगर हम और बात देखें इसमें DC के बारे में बात करें थोड़ी सी और, तो अगर देखो कि DC अगर किसी लाइन के DC कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में बोल रहा हूं, इसको जनरली डिनोट किया जाता है LMN से। और ये है क्या, ध्यान से देखा जाए तो ये A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही तो है। ठीक है, और ध्यान रहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है क्या, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर है। तो एक बात बहुत आराम से हमें समझ में आ रही है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर हम देखें तो वो कितना दिख रहा है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। और इसी के साथ कोई तुमसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना रहेगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये अगर 1 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो बात हुई DC ऑफ अ लाइन एंड DC ऑफ अ वेक्टर। तो DC ऑफ अ वेक्टर साफ शब्दों में उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं लाइन के DC की बात करूं तो उसके अलोंग एक वेक्टर लिख लो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। अब वो यूनिट वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लाइक अनलाइक दोनों हो सकता है। तो प्लस वाला भी चलेगा तो माइनस वाला भी उसके अलोंग उस लाइन का DC हो जाएगा। अब रही बात डायरेक्शन रेशियो की, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन का मतलब है, तो इसको भी बहुत ही प्लेन शब्दों में बताऊं, अ वेक्टर अलोंग द लाइन। ठीक है, मान लेते हैं वो वेक्टर है A वेक्टर, सीधा सीधा मैंने लिखा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसी को लिख दो, A1 A2 A3। यही क्या है, एक तरह से DR है। ठीक है, A1 A2 A3 सीधा अगर लिख दें तो वो उसके DR हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा कि
अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसके डी आर क्या हो जाएंगे? तो इसके डी आर साफ साफ लिख देंगे 2, 3, 4, ठीक है। और अगर इसके डीसी पूछूं तो क्या लिखेंगे हम? 2 अपॉन इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और रूट 29, कॉमा 3 बाय रूट 29, कॉमा 4 बाय रूट 29, ये इसके डीसी हो जाएंगे। तो डी आर बेसिकली डीसी का सिंप्लीफाइड रेशो ही होता है, सिंप्लीफाइड रेशो, ठीक है। तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, अगर मान लो 1, -1, 1 इसके डी आर लिखे हुए हैं, तो इसके डीसी क्या हो जाएंगे? इनके स्क्वायर्स के सम से डिवाइड करा दो, तो 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3, ये इसके डीसी हो जाएंगे। तो डीसी पता है तो डी आर तो कुछ भी लिख सकते हो, उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो मर्जी वो लिख सकते हो। जैसे अगर ये डी आर है तो डी आर 2, -2, 2 भी इसी के डी आर रहेंगे, सेम डी आर माने जाएंगे, क्योंकि डी आर वैल्यू नहीं है, डी आर एक तरह से रेशो है। तो 1 -1 1 का जो रेशो है वही रेशो 2 -2 2 का इनफैक्ट वही रेशो -2, 2, -2 का भी वही रेशो है। तो डी आर सिंप्लीफाइड रेशो है और डीसी एक तरह से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। और फाइनली इस बात पर हम रुकते हैं कि किसी वेक्टर के डीसी का मतलब है उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो, देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन पहला तो ये लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस, ठीक है। अगर एक लाइन 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस हुज डीआर, उसके डीआर दे रखे हैं। अच्छा देखो, इस बात को पहले समझ लेते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो एक लाइन है, लाइन 1 है, इसके डीआर मान लो हमें दे रखे हैं A1, B1, C1, ये C1, C3 कैसे हो गया, C1, ये इसके डीआर दे रखे हैं। और L2 दूसरी लाइन है, A2, B2, C2, ये इसके डीआर दे रखे हैं। तो पहले तो मुझे बताओ एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा? एंगल बिटवीन L1 एंड L2 क्या होगा? वही होगा जो एंगल बिटवीन इनके अलोंग जो वेक्टर होंगे उनके बीच में होगा। तो इसके अलोंग या इसके पैरेलल एक वेक्टर में लिख सकता हूं, A1 i कैप प्लस A2 नहीं B1 है, B1 j कैप प्लस C1 k कैप, इसके पैरेलल एक वेक्टर A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो इनके इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? तो अगर मैं लिखता हूं इनके बीच का एंगल थीटा मानता हूं, और थीटा में कौन से वाला एंगल बोल रहा हूं? एक्यूट एंगल अगर मैं मेंशन कर दूं तो कॉस थीटा आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और इसका मैं मॉड लगा रहा हूं। मॉड क्यों लगा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझना कि हमने कॉस थीटा कैसे निकाला है, इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल से निकाला है, पर दो वेक्टर के बीच का एंगल एक ही बनता है। जैसे मान लो अगर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल सिर्फ ये वाला ही है। पर दो लाइंस के बीच में अगर ये एंगल बन रहा है तो ये भी तो उन्हीं लाइंस के बीच का एंगल है, ठीक है। तो दो एंगल रहेंगे लाइंस के बीच में, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, और वेक्टर के बीच में कितना एंगल रहेगा? सिर्फ यही क्या है, वेक्टर के बीच का एंगल माना जाता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास में है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। अब इस लाइन के और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमारी जो लाइन है वो इससे बनने वाला वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के परपेंडिकुलर है, और इससे बनने वाला वेक्टर -2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप इसके भी परपेंडिकुलर है। तो हमारी जो लाइन है उसके अलोंग एक वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं? उसके अलोंग अगर मैं एक वेक्टर लिखना चाहूं तो ये यहां पर लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो एक वेक्टर, तो पहले तो मैं n1 वेक्टर लिख देता हूं या b1 वेक्टर लिख देता हूं। कितना है जो लाइन दे रखी है हमने? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरी लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर कौन है? -2i कैप माइनस प्लस j कैप प्लस 4k कैप। हमारी जो लाइन है मान लेते हैं उसके अलोंग पैरेलल वेक्टर b वेक्टर है। अब क्योंकि हमें पता है कि b इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड b इज परपेंडिकुलर टू b2, तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि b विल बी पैरेलल टू b1 क्रॉस b2।
हमें लाइन के अलोंग एक वेक्टर ही तो चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब ही नहीं, अलोंग वेक्टर चाहिए उसके बस। तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई जे के 1 2 3 -2 1 4, और यहां से अगर निकालें तो ये 8 - 3 5 आई कैप माइनस का 4 माइनस का प्लस 6 हो जाएगा 10 10 जे कैप, और फिर आएगा 1 + 4 + 5 के कैप। तो हमारी जो लाइन है उसके अलोंग जो वेक्टर दिख रहा है वो 5 टाइम्स आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप हमें दिख रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या, वैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है। तो अगर कोई डी आर पूछे हमसे इसके, तो डी आर तो दिख रहे हैं 1, -2, 1। कोई मुझसे कह सकता है सर आपने 5 क्यों नहीं लगाया, तो ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करा दो, डी आर को फर्क तो पड़ेगा नहीं। डीसी की अगर हम बात करें तो इसी को किससे डिवाइड करना है, 1/√1² 4 1 √6, -2/√6, 1/√6, ये इसके डीसी हो जाएंगे। अब चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझना और अब इसको देखेंगे। तो मेरे पास में डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइंस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, दिस रिलेशन L + M + N = 0 एंड दिस। ठीक है, अगर इस रिलेशन से कनेक्टेड है तो अच्छा दोनों लाइंस के ही इस तरह से रिलेटेड है। तो ये तो मैंने एक बार बहुत पहले भी किसी वीडियो में बोला था कि अगर हमें एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी हो, जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहा हो और इंफॉर्मेशन एक ही है, तो पहले से दो अलग अलग मानकर नहीं चलना होता है, एक से ही स्टार्ट करो, अपने आप तुम्हें कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास में L कितना आ जाएगा, L की जगह लिखा मैंने -M + N, और ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L, L मतलब माइनस का M + N और इनटू में M + N -MN = 0। सही लिखा है, 2L कॉमन लिया, M + N, और ठीक है, तो आएगा 2M² + 2N² 2N² और प्लस आना था 4MN, और इधर से कितना है 5 हो जाएगा, 5MN = 0। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, 2M² + 4MN + MN + 2N² = 0। यहां से अगर मैंने 2M कॉमन लिया, ये बनेगा M + 2N + N कॉमन, M + 2N = 0। 2M + N, M + 2N = 0, और ये मुझे दिख रहा है इधर M is -2N और 2M is -N। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, और इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं तो दो लाइंस बनती हुई दिख रही हैं हमें। M कितना आया, -2N के इक्वल आया, तो यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं इसमें M की जगह -2N, तो L = माइनस ऑफ -2N + N, यहां से L कितना आ जाएगा, N के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से इसमें पुट करें, L = माइनस ऑफ M और N की जगह रख देता हूं मैं -2M, तो मुझे दिख रहा है L = M। तो एक तो हमें बन रहा है, एक लाइन की दो जो मैं DC या DR लिखना चाहूं तो LMN क्या आएगा, N, M कितना है -2N और N तो N है ही, एक तो इसके DR ये हो जाएंगे। DR क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने इसको स्क्वायर्स का सम 1 चेक नहीं किया है। इधर अगर देखें तो L को अगर मैं M रखता हूं, LMN क्या आ जाएगा, M, N कितना है, यहां से देखो -2M, और अगर मैं डायरेक्शन रेशियोस देखूं, इसके DR कितने दिख रहे हैं, 1, -2, 1, और इसके कितने हैं 1, 1, -2। क्वेश्चन हमसे शायद इन दोनों के DR पूछ रहा है, इन दोनों के फाइंड द एंगल बिटवीन देम एज वेल। ठीक है, चलो DR मुझे मेरे सामने है, अगर कोई DC पूछेगा तो मैं 1/√6 -2/√6 और 1/√6 लिख सकता हूं। अच्छा, इस बात से मत टेंशन लेना कि ये लिखूं चाहे प्लस आगे माइनस लगा के लिख दूं तो भी क्या रही है, एक ही लाइन के DC में कंसिडर होते हैं। इसमें क्या आएगा, 1/√6 और -2/√6, और चाहूं तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करा सकता हूं, माइनस से, क्योंकि लाइन के अलोंग 2 यूनिट वेक्टर हैं,
ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, एंगल अगर निकालना है तो थीटा अपना या कॉस थीटा कितना आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो आ रहा है कॉस थीटा, और उसका मॉड ले लेना, 1/√6 इंटू में 1/√6 1/6 माइनस 2/√6 इंटू में 1/√6 माइनस का 2/6 और 1/√6 माइनस 2/√6 माइनस का 2/6, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, यहां से मुझे दिख रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4 + 1 माइनस का 3/6 1/2 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। और थीटा जो कि हमने कौन सा एंगल निकाला है, एक्यूट एंगल निकाला है, वो आ रहा है π/3 इज द एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस। जिन लोगों को लग रहा है कि सर मेरा एंगल तो 2π/3 आ रहा है, आपका π/3 आ रहा है, तो ध्यान से देखो, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल π/3 किसी को दिख रहा है तो उन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल 2π/3 भी तो होगा, है ना। ये वाला एक्यूट वाला अगर π/3 दिख रहा है किसी को, तो ऑब्ट्यूज वाला कितना होगा, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक एक बार के लिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट और एंगल को समझ लिया है। अब हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। दो मुख्य बातें हैं, पहली तो प्लेन की इक्वेशन और दूसरी लाइन की इक्वेशन, और उन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्लेन की इक्वेशन से, और इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं कि एक बार प्लेन की इक्वेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, लाइन की इक्वेशन भी देख लेते हैं, और फिर छोटे छोटे टॉपिक्स में जो जो आएगा हमारे सामने हम सब कुछ कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करूं, प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, प्लेन की कोई ज्योमेट्री नहीं होती, कहने का मतलब ऐसा नहीं है, प्लेन की कोई शेप थोड़ी है, पर हम बस अपने आसानी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरह से शो कर देते हैं। पर क्या प्लेन रेक्टेंगुलर होता है? नहीं, प्लेन की कोई शेप थोड़ी है प्लेन की, ठीक है। पर ऐसे बस आंखों को लगता है कि हाँ ये कुछ आपने कुछ शीट जैसा बोला है जो कि प्लेन जैसा लग रहा है ना। अच्छा, अब अगर मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिख रहा है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ध्यान समझना, ये प्लेन पर लाए करने वाले हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर प्लेन पर लाए करने वाले हर एक लाइन, हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और एक मुझे, अगर मुझे पता है प्लेन पर लाए करने वाला एक पॉइंट, ये एक गिवन पॉइंट है। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे दी जा सकती है? अब नॉर्मल वेक्टर किसी ने मुझे बता दिया कि इसका नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर, ठीक है, और पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर बता दिए गए, मान लो ए वेक्टर इस तरह से, ठीक है। अब प्लेन की इक्वेशन का मतलब क्या है? प्लेन की इक्वेशन का वही मतलब है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की इक्वेशन से मतलब होता था। तो इस तरह की ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि उस पर लाए करने वाले पॉइंट का लोकस, ठीक है। तो अगर मैंने इस पर पॉइंट P माना और उस रैंडम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को R वेक्टर मान लिया, तो अब ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 3D ज्योमेट्री में यूज सारा वेक्टर का ही होगा, पर फाइनली हम वेक्टर की टर्म्स में आंसर नहीं लिखते, हम यूज करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो P वेरिएबल पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर किए हैं R वेक्टर। अब मुझे बताओ, हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो प्लेन पर लाई करने वाले हर एक वेक्टर, हर एक लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या AP वेक्टर प्लेन पर लाई कर रहा है? डेफिनेटली लाई कर रहा है। कितना है? R माइनस ए है। और क्या हम ये कह सकते हैं AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू N वेक्टर? तो AP वेक्टर डॉट N वेक्टर कितना रहेगा? 0, मतलब R माइनस ए डॉट N कितना रहेगा? 0, ठीक है। तो ये है हमारे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते ये हैं कि हम सब कुछ कार्टेशियन में बदल दें। तो मुझे बताओ कि तुम पहले तो मुझे n वेक्टर जो है हमारा उसको कंसिडर कर लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। और जो पॉइंट ए गिवन था उसके पोजीशन वेक्टर मान लो x1, y1, z1, और वो जो वेरिएबल पॉइंट P है उसके पोजीशन वेक्टर मान लिए x, y, z। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। जनरली जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम x1, y1 मानते हैं, वेरिएबल पॉइंट x, y या h, k लिखते हैं। अब इसका यूज करें अगर हम, तो r माइनस ए कितना आएगा? तो r माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस, तो मेरे पास में आएगा x1 नहीं x माइनस x1 आई कैप
प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, और इसका डॉट करना है n वेक्टर के साथ में a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पर क्या दिख रहा है मुझे, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 और प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है, और इसको हम कौन सी फॉर्म बोल देते हैं, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। जैसे होता है ना स्ट्रेट लाइन में स्लोप और क्या कहते हैं स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, वैसे ही ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है किसकी, प्लेन की। ठीक है, अच्छा इस बात को थोड़ा सा कंसिडर करो कि अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी सी फिक्स्ड है, x1 y1 z1 फिक्स्ड है, x y z वेरिएबल है, तो सिंप्लीफाई होकर ये बनता हुआ दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, या प्लस में ही पड़ा रहने दू, माइनस ax1 माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन आएगा, कुल मिला के है तो वो एक कांस्टेंट है, तो उसका नाम रख दिया मैंने डी। तो ये हमारे प्लेन की जनरल इक्वेशन है। जैसे स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ना 2D के अंदर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वैसे ही ये लीनियर इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन है प्लेन की। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, व्हेन डिस्कशन ऑफ 3 वेरिएबल्स आर देयर, तो वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। इसी तरह से वेक्टर में जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, r डॉट n इज इक्वल टू डी लिख दो, p लिख दो, q लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, पर ध्यान रहे कि r डॉट n इज इक्वल टू q का मतलब है q एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, r वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और n वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो, प्लेन की इक्वेशन, प्लेन का क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इट्स नॉर्मल वेक्टर। जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर 2D ज्योमेट्री के अंदर सब कुछ उसकी स्लोप होती है, वैसे ही 3D ज्योमेट्री के अंदर प्लेन की इक्वेशन, प्लेन के इक्वेशन उसके नॉर्मल वेक्टर से ही सॉल्व होंगे। लगभग सब कुछ हमें नॉर्मल वेक्टर कंसीडर करना होगा। ठीक है, अब हम प्लेन की बाकी इक्वेशंस देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो हमने बात कर ली है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहें वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो देखो भाई क्या थी हमारी इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, कहीं भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, और वैसे क्या थी, r डॉट n इज इक्वल टू डी थी। और ये समझने की जरूरत है, अगर तुम ऊपर चलो एक बार जहां पे हमने प्रूव किया था, फाइनल जो जनरल इक्वेशन आ रही थी उसमें दिख रहा है मुझे a b c x y z के कोफिशिएंट। कौन है a b c? a b c है जो नॉर्मल वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स, या फिर दूसरे शब्दों में प्लेन के नॉर्मल के dr कितने हैं, a b c। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x y z आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x y z होंगे, वो होंगे नॉर्मल के dr, नॉर्मल के dr होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां पर आ रहे हैं तो मेरे पास में अगर ये वेक्टर की इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब अगर जो हमसे पूछा है इसको कन्वर्ट करना, तो मैंने लिख दिया आर डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस जेड 1 के कैप हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये आर वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है और ये सम कांस्टेंट है। इसी तरह से इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आर वेक्टर की जगह लिख दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका डॉट करेंगे आई प्लस जे प्लस के इट इज इक्वल टू 3। तो क्लियर दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो ये वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी और ये है कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म। एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए और तुम दोनों को कंफर्टेबली इंटरचेंजेबल फॉर्म में देखना तुम्हें आना चाहिए। फिर ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। अगर इस प्लेन के पैरेलल होगा, अगर इस प्लेन के पैरेलल होगा, तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगे तो सोचो दो प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल क्या रहेंगे, नॉर्मल वेक्टर भी तो पैरेलल रहेंगे। तो इसका मतलब इसका नॉर्मल के dr क्या है, 3, -4, 2 है, तो इसके पैरेलल प्लेन के dr भी क्या रहेंगे, यही रहेंगे। अब तुम्हें एक प्लेन के dr पता है नॉर्मल के,
और पॉइंट पता है जिससे वो पास कर रहा है, कौन सी फॉर्म यूज कर लेता हूं, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन और प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 3 इंटू में x माइनस टू और माइनस का 4 इंटू में y प्लस 3 और प्लस 2 इंटू में z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। सोचो हमारा जो प्लेन है, मान लेते हैं उसके नॉर्मल वेक्टर क्या है, n वेक्टर कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या मान लेता हूं मैं, n1 वेक्टर। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मान लेता हूं n2 वेक्टर। अब क्योंकि जो हमारा प्लेन है वो पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है, ऐसे कंसीडर करो एक बार, अगर ऐसा सा कुछ बनाता हूं मैं, दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो पहली चीज तो n वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू n1 होगा, सिमिलरली n वेक्टर परपेंडिकुलर टू n2 भी होगा। अब तुम्हें n वेक्टर चाहिए या उसकी डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तो n वेक्टर अगर n1 के भी परपेंडिकुलर है, n2 के भी परपेंडिकुलर है, तो सीधा लिख सकता हूं n वेक्टर इज बेसिकली n1 क्रॉस n2। वैसे तो मुझे टेक्निकली लैम्डा लगाना चाहिए बाहर, मल्टीप्लाई कराना चाहिए, पर मुझे मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो जैसे ही मुझे ये दिखा तो इन दोनों का क्रॉस करा रहा हूं, i j k। n1 वेक्टर में कौन है, 2 1 माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। दूसरे वाले के कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या आएंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1। यहां से मुझे दिख रहा है -1 और माइनस का 1, -2i कैप, और फिर मुझे दिख रहा है इधर से -2 और माइनस का -1, -i प्लस j, और फिर आएगा -2 -3 k कैप। तो मुझे n वेक्टर समझ में आ गया, पॉइंट्स पहले से पता है, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं x माइनस 1 इंटू में -2, फिर प्लस y माइनस 0 और -3 टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। यहां पर ये लिखी हुई है 2x माइनस वाई और प्लस 3z, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो सेम है, कोई फर्क नहीं उसमें, टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट समझते हैं। अगर मुझे एक प्लेन पर लाई करने वाले 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं, तो पहले तो मुझे इसमें एक छोटी सी बात ऐड करनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि अगर मुझे 3 पॉइंट्स एक लाइन में ही मिल गए तो उन 3 पॉइंट्स से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनफाइनाइट प्लेन्स कैसे होंगे। तो तुम्हारे सामने कोई कॉपी है, कोई नोटबुक है, तो उस नोटबुक की जो बाइंडिंग है उस पर 3 पॉइंट सोचो, कंसिडर कर लिए, जहां पर वो बाइंड हो रही है, मतलब एंड एक तरह से उसका एज जो है नोटबुक का। अब इस कॉपी का, इस नोटबुक का हर पेज उन 3 पॉइंट को तो कंसिडर कर ही रहा है, उन 3 पॉइंट से तो पास कर ही रहा है। और अगर तुम इसको ऐसे कॉपी को खोल दो, ऐसे पेज पलट दो ऐसे खूब सारे, तो अलग अलग तरह के प्लेन्स आएंगे विच ऑल विल बी पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर चाहिए, एक लाइन में अगर हो गए तो यूनिक प्लेन नहीं मिलेगा। अगर मैंने 3 पॉइंट्स ऐसे कंसिडर कर लिए, अब इनसे पास करने वाला एक ही प्लेन हो सकता है। गिवन है 3 पॉइंट्स, ए दे रखा है ए वेक्टर, बी दे रखा है मान लो बी वेक्टर, और सी दे रखा है सी वेक्टर। तो कुल मिला के प्लेन की इक्वेशन पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो मुझे ए बी वेक्टर समझ में आएगा, कितना आएगा ये बी माइनस ए। क्या मुझे ए सी वेक्टर दिख रहा है, यह आ जाएगा सी माइनस ए। और हमें चाहिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो ए बी और ए सी दोनों के परपेंडिकुलर अगर एक वेक्टर चाहिए तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, एन वेक्टर इज ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब एन वेक्टर मेरे सामने है, और अगर मैं प्लेन की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। इसी को अगर लिखूं तो आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर कितना आएगा, तो ये लिखा मैंने बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये मुझे दिख रहा है कितना आएगा, इसी फॉर्म में लिख देता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं इसको, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए
इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये हमें दिख रहा है STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप पर बॉक्स ऑफ R माइनस ए, B माइनस ए और C माइनस ए। इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूं, वैसे तो वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास में, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो R वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा, x i कैप, y j कैप, z k कैप। ए वेक्टर को मैंने लिख दिया x1 y1 z1 i कैप j कैप k कैप, इसी तरह से b, इसी तरह से c। तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये कितना आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी कार्टेशियन फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। अब क्योंकि कुछ बच्चे शायद जेईई मेंस के सिलेबस को देखकर उसमें एसटीपी नहीं पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें बताया जरूर होगा बीपीआर के अंदर, वेक्टर के अंदर। इन केस तुम्हें वो चीज नहीं ध्यान है तो तुम बीपीआर का सेशन वापस देख लेना, वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट उसमें कंप्लीट किए थे हमने, ठीक है। 3D शायद उसमें पूरा कंप्लीट नहीं था, इसलिए हम इस सेशन के थ्रू पूरा 3D कवर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इसको अगर हम सीधा सीधा रिलेट करें, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद करो स्ट्रेट लाइन की 2D ज्योमेट्री में, सिर्फ याद करने को बोला है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक वैसे ही अगर हम 3D ज्योमेट्री में इसको लिख दें x अपॉन सम कांस्टेंट प्लस y अपॉन सम कांस्टेंट प्लस z अपॉन सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी 3D ज्योमेट्री में प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लिखा हो 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन है। इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है तो हम 7 को इस तरफ भेज देंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, डिवाइडेड करेंगे x अपॉन 7/2 प्लस y अपॉन माइनस 7 प्लस z अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो 7/2 x इंटरसेप्ट है प्लेन का, माइनस 7 y इंटरसेप्ट है और 7 z इंटरसेप्ट है प्लेन का। ये हुई इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नॉर्मल फॉर्म, इसको भी थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे हम 2D ज्योमेट्री में जो पॉइंट लाइन की जो नॉर्मल फॉर्म होती है उससे। तो देखो ये तो r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q, ये क्या है, एक तरह से ये प्लेन की जनरल फॉर्म है ना। अच्छा, यहां पर मैंने ये प्लेन बनाया एक तरह से, और इधर मैंने कोई पॉइंट ओरिजिन कंसिडर किया, ठीक है, और ये है n वेक्टर, ठीक है। अब इस पर कुछ भी पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूं, कोई गिवन पॉइंट मान लो मैंने a कंसिडर कर लिया, a विद पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ओरिजिन की प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये डिस्टेंस अगर हम चाहें, ठीक है, तो कैसे निकाल सकता हूं। क्या मुझे OA वेक्टर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है OA वेक्टर। अब OA वेक्टर का क्या मैं n वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन अगर ले लूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। तो OA वेक्टर डॉट n कैप जो है वो एक तरह से क्या है, d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही तो है, ठीक है। अब देखो OA डॉट n कैप इज d है, OA वेक्टर कितना है, a वेक्टर ही तो है, a वेक्टर डॉट n कैप कितना है, d के इक्वल है। अब प्लेन की इक्वेशन कितनी है, r डॉट n इज q, क्योंकि पॉइंट a प्लेन पर लाई कर रहा तो उसका पोजीशन वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिखा a डॉट n वेक्टर इज q। तो यहां से अगर मैं इस बात को समझूं तो अगर n कैप से डिवाइड कर दूं तो मुझे दिख रहा है a डॉट n कैप इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। और ध्यान से देखा जाए ये जो q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n है, यही तो किसके इक्वल हो जाएगा, d के इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, प्लेन की जो जनरल फॉर्म होगी r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो पहली चीज तो ये कर देना, मेक श्योर q इज पॉजिटिव,
पहला काम तो ये कर देना। तुम बोलो सर क्यू पॉजिटिव नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अरे भाई एन वेक्टर को नेगेटिव साइन दे देना उसका। अब डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ एन से, तो क्या बनेगा? आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ऐसा करने के बाद जो हमें यहां पर दिख रहा होगा क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये हमें दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है बट हमें पता होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म के बारे में। ठीक है, फिर अगली जो फॉर्म ही एक तरह से क्वेश्चन नहीं है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें दे रखी है और इनको कंटेन करने वाला एक ही प्लेन होता है। ठीक है, अब उस प्लेन को पता करना है तो दोनों लाइंस एक प्लेन पर लाई कर रही हैं और दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कितना है? p वेक्टर है और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर q वेक्टर है। अब इतनी बात मैं मान के चल रहा हूं कि हमने वेक्टर में इस बात का ध्यान रखा हुआ है लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ऑल्दो मैं वापस भी बताऊंगा इस सेशन में, पर अभी कंसीडर करते हुए कि तुम्हें पता है, नहीं पता तो ये चीज स्किप करके पहले लाइन की इक्वेशन पढ़ लेना इस सेशन के अंदर, वापस आ जाना इस पर। दूसरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो कितना है? q वेक्टर है। तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि प्लेन का नॉर्मल प्लेन पर लाई करने वाले हर एक लाइन हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो n वेक्टर जो होगा प्लेन का वो हो जाएगा p क्रॉस q हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्लियरली इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है a वेक्टर। नहीं भी दे रखा होता तो a वेक्टर किसी ना किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो होता ही जो प्लेन पर लाई कर रहा है। तो प्लेन पर लाई करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है, प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? r माइनस a डॉट n विच इज p क्रॉस q इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? r डॉट p क्रॉस q करोगे तो क्या आएगा? rpq का बॉक्स stp माइनस a डॉट p क्रॉस q क्या आ जाएगा? apq, राइट साइड भेज दिया, apq का stp। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसी तरह का फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन अगर हमें चाहिए तो दो पैरेलल लाइंस मैंने लिखी, r वेक्टर इज a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर और r वेक्टर इज a2 प्लस म्यू b वेक्टर। ध्यान से देखो, मैंने दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर को क्या लिखा है? b वेक्टर। क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो क्योंकि दोनों पैरेलल है, इनको कंटेन करने वाला प्लेन अगर हमें चाहिए तो मैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहता हूं। प्लेन पर लाई करने वाला एक वेक्टर दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल दिख रहा है, बी वेक्टर। कोई भी दूसरा वेक्टर अगर तुम्हें मिल जाए तो बात बन जाएगी। इस पर लाई करने वाला एक पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर, इस पर लाई करने वाला एक पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर a2 वेक्टर। क्या तुम्हें यहां से ए बी वेक्टर समझ में आएगा? कितना है ये? a2 माइनस a1 है। तो अब तुम्हें प्लेन पर लाई करने वाला एक वेक्टर b दिख रहा है, एक वेक्टर ए बी वेक्टर दिख रहा है, एन वेक्टर कितना आ जाएगा? p क्रॉस a2 माइनस a1 आ जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने b क्रॉस a2 माइनस a1 लिखा है या a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर लिखा है। डेफिनेटली दोनों डिफरेंट है, पर वो दोनों प्लेन के नॉर्मल के अलोंग वेक्टर है ना? चाहे आई कैप बोलूं या माइनस आई कैप बोलूं, दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स हैं। ठीक वैसे ही यहां पर बात हो रही है। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिख गया, प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए ही कंसिडर कर लो, तुम चाहो तो बी भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने लिखा आर माइनस a1 डॉट एन की जगह मैंने लिखा b क्रॉस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई विच इज कंटेनिंग दीज टू पैरेलल लाइंस। आगे देखते हैं। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसको समझते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें एक प्लेन कंसिडर करते हुए उस पर लाई करने वाला एक, तो तुम्हें मैंने पॉइंट बता दिया, पॉइंट ए दे दिया मैंने तुम्हें, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। अब ध्यान से समझना इस बात को, ए वेक्टर प्लेन पर लाई करने वाला वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर पॉइंट ए पर प्लेन पर लाई कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो हो सकता है ऑरिजिन यहां पर हुआ, तो ए वेक्टर ऐसा सा वेक्टर हो जाएगा विच इज नॉट लाइंग ऑन द प्लेन। ठीक है, तो ए पॉइंट लाई कर रहा है प्लेन पर, ए वेक्टर प्लेन पर लाई कर रहा है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है हमारी। प्लेन पर लाई करने वाले दो वेक्टर मैंने तुम्हें बता दिए, ए वेक्टर, एक वेक्टर दे दिया बी वेक्टर और एक वेक्टर दे दिया सी वेक्टर। ठीक है,
अब मैंने बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे कंसिडर कर रहे हैं, नॉन कोलिनियर कंसिडर कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि भाई तुम्हें मैंने प्लेन पर लाई करने वाले दो कोलिनियर वेक्टर से दे दिए, तो दो कोलिनियर देने का क्या मतलब है, वो तो एक ही वेक्टर हुआ, एक ही डायरेक्शन दे रहा है वो तो, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन पता करने के जो मेजर तरीका है अपना वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर। प्लेन पर लाई करने वाले दो वेक्टर्स बी वेक्टर और सी वेक्टर दिख रहे हैं, एन वेक्टर कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी। एन वेक्टर दिख रहा है, प्लेन पर लाई करने वाला एक पॉइंट हमारे पास में है, तो क्या आएगा, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकता हूं, आर बी सी का एस टी पी इज इक्वल टू ए बी सी का एस टी पी। ये तो एक तरीका है, ऑल्दो ये कौन सी फॉर्म है, ये वही आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म हो जाएगी। आर डॉट एन कहां दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है ना, आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट। अच्छा, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं इस समय, हम चाहते हैं इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में ऐसे सोचो कि मुझे बताओ क्या आर माइनस ए वेक्टर लाइज ऑन द प्लेन है। तुम लोग अभी तो आपने ए वेक्टर को मना किया था, बिल्कुल सही बात है, पर मैं रैंडम पॉइंट आर पी की बात करूं जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो एपी वेक्टर प्लेन पर लाई करेगा क्या, एपी वेक्टर। इससे तुम अग्री करोगे कि दो पॉइंट्स अगर प्लेन पर लाई करने तो उनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, उस जॉइंट वेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, एपी वेक्टर, दैट विल बी लाइंग ऑन द प्लेन। अब मेरे पास में आर माइनस सी लाइज ऑन द प्लेन है जिस पर कौन लाई कर रहा है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर भी लाई कर रहा है, और बी सी नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो वेक्टर में हमने बीपीआर सेशन में भी बात करी थी कि अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले प्लेन में कोई भी तीसरा वेक्टर लिखा जा सकता है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म से। तो क्या लिखूंगा मैं, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। आर कितना आ जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी। यहां पर लैम्डा और म्यू दोनों बिलोंग्स टू आर है। different values of lambda and mu will be getting different points lying on the plane। तो ये प्लेन की पैरामेट्रिक फॉर्म है। ऑल्दो ज्यादा यूज, ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किससे रहते हैं, इस फॉर्म से, r डॉट n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फॉर्म से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है कुछ ऐसी बातें जो 3D ज्योमेट्री की हैं, लेकिन एज इट इज हम कहां से रिलेट कर सकते हैं, 2D ज्योमेट्री से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, पॉइंट P मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया इसके x1 y1 z1, ठीक है। और पॉइंट P की इससे डिस्टेंस क्या रहेगी, डिस्टेंस d लिख दें क्या, स्मॉल d डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर तुम ध्यान से सोचो, ये चीज हमने इनडायरेक्टली प्रूव ही तो करी थी पीछे उस नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अगर देखें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स अगर देखें, तो एक प्लेन है अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरे वाला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस क्या आ जाएगी, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको देखकर अगर तुम्हें 2D ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस याद नहीं आ रहा है तो तुम्हें बहुत जोर से 2D ज्योमेट्री रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद में एक और फॉर्मूला जो सीधा उसी से लिख रहा हूं मैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू प्लेन, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसका जो फॉर्मूला वो रहेगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें अंडर रूट नहीं आता, ध्यान रखना। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला लिख देते हैं हम, एक सेकेंड, यहां पर बात कर लेते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट ए इन प्लेन। तो इमेज का फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन अपॉन ए
इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, बिल्कुल एज इट इज जो हमने 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के लिए सीखा है। ये चारों फॉर्मूले, ये चारों बातें एज इट इज किस पर एक्सटेंड हो जाती है? 3D ज्योमेट्री में प्लेन के ऊपर। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इन बातों का प्रूफ किसी छोटे से वीडियो में अलग से बात कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हमें एक तरह से सारी चीज कॉम्पैक्ट करके एक छोटे वीडियो के अंदर, छोटा मतलब जितने भी टाइम का लगेगा, मिनिमम टाइम में, ऑप्टिमम टाइम में हम पूरा 3D ज्योमेट्री कवर करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में करने अभी क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसकी अगर हम बात करें तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल का मतलब क्या है? दो प्लेन्स के बीच में एंगल बेसिकली उनके नॉर्मल के बीच का एंगल ही तो हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से सुंदर नहीं बनाइए, इसको वापस बनाया जाए थोड़ा सा। अगर मान लो मैंने एक प्लेन ऐसा कुछ बना दिया, इस तरह से एक प्लेन बनाया, ठीक है, दूसरा प्लेन बना दिया मैंने कुछ इस तरह से, दूसरा प्लेन बड़ा अजीब सा बन रहा है, ऐसा कंसिडर कर लो एक बार के लिए। ठीक है, ये जो एंगल है वो वही एंगल होगा जो इनके नॉर्मल के बीच में होगा। ठीक है, जो एंगल इनके नॉर्मल के बीच में होगा वही एंगल इन दोनों प्लेन्स के बीच में होगा। ठीक है, इस बात को अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाना चाहूं तो तुम ऐसे इमेजिन करो, तुम्हारी आंखों के सामने ये रेड प्लेन और ग्रीन प्लेन है। ठीक है, तो रेड प्लेन कुछ ऐसा है मान लेते हैं तुम्हारी आंखों के सामने, और जो ग्रीन प्लेन है तुम्हारी आंखों के सामने वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, रेड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये होगा और ग्रीन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये होगा। ये अगर थीटा एंगल है बिटवीन रेड प्लेन एंड ग्रीन प्लेन, ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तुम बोलोगे आपने बोला सेम है तो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? जो एंगल थीटा है दो प्लेन के बीच में, अगर थीटा है तो वही ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। वही दो लाइंस के बीच में, मतलब दो नॉर्मल के बीच में एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो उसी का दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो दो लाइंस मतलब दो नॉर्मल के बीच में और दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो सेम रहेगा, और सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं मैं? cos थीटा इज इक्वल टू n1 कैप डॉट n2 कैप का मॉड। मॉड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं थीटा कौन सा एंगल कंसिडर कर रहा हूं? एक्यूट एंगल। ठीक है, अच्छा, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चे कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना तुम कि दो वेक्टर के बीच में हमारे ऊपर नहीं है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, वो जो आएगा वो आएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा cos थीटा इज n1 डॉट n2 कैप होता है, n1 कैप डॉट n2 कैप होगा, या b1 कैप डॉट b2 कैप, जिन दो वेक्टर्स की बात तुम कर रहे हो। पर दो लाइंस के बीच में अगर हम एंगल देख रहे हैं, यहां पर दो वेक्टर, दो नॉर्मल थे एक तरह से, तो उनके बीच का एंगल देख रहे हैं, तो उनके अलोंग जो दो वेक्टर्स मैंने कंसिडर करे, उनके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, और उसको मैं कंसिडर क्यों कर रहा हूं, मॉड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर एक एंगल 30 डिग्री दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल कितना होगा? 150 डिग्री होगा। इस बात को हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम काफी सारे बातें करने वाले हैं प्लेन के बारे में, पर उससे पहले मुझे लगता है कि मैं प्लेन से के साथ साथ में लाइन की इक्वेशन भी तुम्हें बता देता हूं, फिर जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े मिक्स्ड फॉर्म में ज्यादा समझ में अच्छे से आ जाएंगे। यहां पर ही बात कर लेते हैं लाइन की इक्वेशन। तो पहले तो ये देखते हैं कि लाइन की इक्वेशन, वही एक तरह से लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट का लोकस ही तो पता कर रहे हैं। तो पॉइंट P मैंने कंसिडर किया R वेक्टर। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट मैंने दे रखा है तुम्हें लाइन पर लाई करने वाला A वेक्टर, और साथ में मैंने तुम्हें दे रखा है लाइन के एक पैरेलल वेक्टर। जितना इंपॉर्टेंट प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर है, उतना ही इंपॉर्टेंट लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? उसका पैरेलल वेक्टर। और प्लेन की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? उसका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि AP वेक्टर जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू B वेक्टर। अब AP वेक्टर कितना है? R माइनस A। ये किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स B के इक्वल आ जाएगा। R कितना आ जाएगा? A प्लस लैम्डा B आ जाएगा। अब ध्यान रहे, A कौन है? A वेक्टर, लाइन पर लाई करने वाले एक फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। B वेक्टर कौन है? लाइन के अलोंग एक पैरेलल वेक्टर। ठीक है, लाइन के अलोंग एक वेक्टर।
इसी बात को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट को पोजीशन वेक्टर्स जो ए वेक्टर था तो इसको ए वेक्टर को कंसिडर कर लिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरे शब्दों में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1। पॉइंट पी आर वेक्टर को मैंने कंसिडर कर लिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। दूसरे शब्दों में वेरिएबल पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, x y z। और जो हमारा बी वेक्टर है उसको मैंने लिख दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हमें दिख रहा है आर माइनस ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आई जे के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आर माइनस ए मतलब एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, बी वेक्टर का आई कैप कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये है लाइन की क्या बोलें इसको, सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म बोल रहा हूं मैं, सिमेट्रिकल फॉर्म है ये। अब सिमेट्रिकल फॉर्म के भी दो एक तरह से हिस्से हैं। पहला तो ये कौन सी फॉर्म है उसकी, वेक्टर इक्वेशन है उसकी, और ये कौन सी है, कार्टेशियन इक्वेशन। पर देखा जाए तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही बात है, और इन दोनों को ही हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म बोल देते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म क्यों बोलते हैं या सिमेट्रिकल फॉर्म क्यों नाम रखा है इसका, ये बात तुम्हें इसकी दूसरी इक्वेशन देखकर समझ में आएगा। तो हम यहीं पर ही बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। देखो, अगर मैं तुम्हें एक प्लेन दे देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बीच में लगा देता हूं एंड। ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जिस भी रूम में तुम बैठे हो एक बार जल्दी से तुम किसी भी एक दीवार के एंड की तरफ देखो, तो दीवार का जो एंड है तुम्हारा कोना, एक तरह से कॉर्नर, वो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन ही तो है। और हर एक कोना अगर देखा जाए दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन, वो एक लाइन समझ में आ रहा है तुम्हें। तो लाइन की इक्वेशन या लाइन के बारे में बताने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि इतने अच्छे से सुंदर तरीके से तुम्हें लाइन की इक्वेशन दे दी जाए, ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, या फिर दूसरा तुम्हें बोल दिया जाए कि इस प्लेन और उस प्लेन का जो इंटरसेक्शन है दैट इज दी लाइन। मतलब लाइन बताने के लिए तुम्हें दो डिफरेंट प्लेन्स दे दी और बोल दिया इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारी लाइन है। ठीक है, और ये बताने का तरीका क्या है, बीच में क्या लगा कर दे दिया जाए, एंड लगा कर दे दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कॉमन है, वो जो इस प्लेन पर भी लाई कर रहे हैं और जो इस प्लेन पर भी लाई कर रहे हैं, तो दोनों प्लेन्स पर लाई करने वाले कौन से पॉइंट्स होंगे, जो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई कर रहे होंगे। ये है इसके अनसिमेट्रिकल फॉर्म बताने का वे, या फिर अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। हमारा जो असली काम होगा स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में, उसमें एक काम ये भी है कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म से हमें सिमेट्रिकल फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। तो इसका एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लेन के क्वेश्चंस भी अभी बचे हुए हैं, लेकिन हम लाइन की इक्वेशन समझ लेते हैं, फिर हम प्लेन के क्वेश्चंस पर भी आएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म की बात कर रहे थे, है ना। हाँ ठीक है, इधर आते हैं। फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हैविंग डी आर इज दिस। तो पहले तो हमने जो इक्वेशन लिखी है वो समझो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हमारी लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म है। इसमें x1 y1 z1 लाइन पर लाई करने वाला एक फिक्स्ड पॉइंट है, और साथ में a b c कौन है, लाइन का पैरेलल वेक्टर का dr है। तो जित दे रखा है इसको सीधा यूज करो। फिक्स पॉइंट है 1, 1, 1, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1, और साथ में dr कितने हैं 1 माइनस 1 2। ये इक्वेट करा दिया। ये क्या है, लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म। ऐसा कभी नहीं कोई पूछेगा कि एक लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म को अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है। अनसिमेट्रिकल को हमें किस में बनाना है, सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाना होता है। अब कोई मुझसे पूछे कि सर ऐसा क्यों नहीं पूछ सकता, पूछ तो सकता ही है भाई। इसलिए नहीं पूछ सकता कि एक सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब एक लाइन की इक्वेशन को दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर शो करना है तो देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स का इंटरसेक्शन,
जो एक फिक्स्ड लाइन होगा। तो कौन से दो प्लेन्स पिक करके हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म लिख रहे हैं, तो वो कभी भी एक तरह से आंसर उस फॉर्म में नहीं पूछ सकता। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि दिस सिमेट्रिकल इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, और उसमें चार ऑप्शंस दे रखे हो दो दो प्लेन्स के, उनमें से टेक्निकली तुम क्या कर रहे हो, उन प्लेन्स का तुम इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी लाइन की इक्वेशन देगा। ठीक है, अब एक हम कर लेते हैं, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो अब यहां पर लाइन की इक्वेशन कैसे दे रखी है, देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ये हमारी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। कौन सी फॉर्म में, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, उनका इंटरसेक्शन हमारी लाइन की इक्वेशन है। कैसे करना है इसमें, देखो, पहला काम तो ये समझो, पहला काम तो ये है फाइंड पैरेलल वेक्टर, क्योंकि लाइन की इक्वेशन इज ऑल अबाउट इट्स पैरेलल वेक्टर। तो हमें पहला काम तो करना है पैरेलल वेक्टर पता करना है। अब सोचो तुम्हारे सामने कोई भी दो दीवार का इंटरसेक्शन देखो, ठीक है, मुझे बताओ कि जो तुम्हारी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कॉर्नर है दो दीवारों का, वो जो लाइन है वो दोनों प्लेन पर लाई कर रही है? डेफिनेटली कर रही होगी। अच्छा, क्योंकि वो लाइन पहली एक दीवार पर लाई कर रही है, तो वो लाइन उस दीवार के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है? आंसर हां होगा। वो जो कॉर्नर है दीवारों का, वो दूसरी दीवार पर भी लाई कर रहा है। कॉर्नर का मतलब है लाइन वाला कॉर्नर बोल रहा हूं, एज मतलब जो है वो दूसरी दीवार पर भी लाई कर रहा है ना? तो इसका मतलब वो जो एज है, वो जो लाइन है, वो दूसरी दीवार पर लाई कर रहा है, तो दूसरी दीवार के नॉर्मल वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्योंकि तुम्हारी लाइन दोनों दीवारों के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कह सकते हैं, बी वेक्टर कितना आ जाएगा, n1 क्रॉस n2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर जो दो प्लेन्स हमें दे रखे हैं, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, तो मैंने बी वेक्टर फाइंड किया सबसे पहले, तो आई जे के 1 1 -2, इसी तरह से 3 -1 4। तो बी वेक्टर मुझे दिख रहा है 4 माइनस का 2 आई कैप, और इधर आ जाएगा माइनस जे कैप, इधर आएगा 4 माइनस का 6, तो +10 मतलब 10 जे कैप, और फिर मुझे दिख रहा है -1 और माइनस का 3 -4 के कैप। तो बी दिख रहा है हमें ट्वाइस ऑफ आई कैप -5 जे कैप -2 के कैप। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास में बी वेक्टर आ गया तो लगभग सारा काम तो हो गया। लाइन की इक्वेशन पता करनी थी, पैरेलल वेक्टर हमारे सामने है, क्या पता करना बाकी है, अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो सोचो एक पॉइंट चाहिए जो लाइन पर लाई कर रहा है। लाइन पॉइंट तो इन्फिनिट होंगे जो लाइन पर लाई कर रहे होंगे, तुम्हें कौन सा पॉइंट चाहिए, कोई भी पॉइंट चाहिए जो लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों प्लेन पर लाई कर रहा हो। तो दोनों प्लेन पर लाई कर रहा है, तो दोनों प्लेन्स पर लाई करने वाला पॉइंट कैसे पता करूंगा मैं, इन दोनों प्लेन्स में से z x y कुछ ना कुछ दोनों में फिक्स कर दो। तो अगर मोस्टली मैं क्या करता हूं, z को ही फिक्स कर देता हूं। z क्या रख दिया, 0 रख दिया। क्या आ जाएगा मेरे पास में, x + y = 8, 3x - y = 12। कोई मुझसे कह सकता है सर आपने z 0 क्यों रखा, तो मैं बोल दूंगा z तो √2 रख दे, z √37 रख दे। z क्यों रखे, तो x को √2 रख दे, x को 0 रख दे, x को 7 रख दे, x को 11 रख दे। किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट को दोनों में फिक्स कर दो, ठीक है। और फिर जो बचे हुए दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, उनको सॉल्व कर लो। तो ऐड करोगे तो 4x कितना आ जाएगा 20, x कितना आ जाएगा 5, x 5 है तो y कितना आ जाएगा 3। तो हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द लाइन इज 5, 3, 0। तो पॉइंट मुझे पता चल गया। पैरेलल वेक्टर मेरे सामने है, लाइन की इक्वेशन क्या लिखूंगा, x - 5 अपॉन 1, z - 3 अपॉन -5, z क्यों लिखा मैंने, y लिखना था, y -3 अपॉन -5 और z -0 अपॉन -2। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, समझे। तो लाइन की इक्वेशन दोनों फॉर्म में हमने पढ़ ली है, सिमेट्रिकल फॉर्म और अनसिमेट्रिकल फॉर्म। जल्दी से एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और साथ साथ में लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और फिर इसी तरह से पैरेलल टू y एक्सिस, और साथ में लिख लेते हैं पैरेलल टू
जेड एक्सिस। इनको अगर हम देखें तो अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। आई कैप मतलब आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब डिनोट करने का तरीका है, ज्यादा इसको टेंशन में बताना, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट क्या है, ऑरिजिन भी है, तो मैंने लिखा x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0, पॉइंट का यूज किया। लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर कौन है, आई कैप, तो अपॉन में 1 अपॉन में 0 अपॉन में 0। ये एक मैथमेटिकल वे है या सिंबल मान सकते हो इसको, ठीक है। और इससे ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों दिख रहा है, तुम इसको सिंबॉलिक बोल सकते हो। कोई तुमसे पूछे कि क्या मतलब है इस बात का, तो देखो अगर मान लो मुझे इस लाइन पर लाई करने वाला कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो मैं इसको हर बार इक्वेट कर दूंगा लैम्डा से, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा प्लस 5, y कितना आ जाएगा माइनस 5 लैम्डा प्लस 3, और z कितना आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा। तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे इस लाइन पर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिखते रहेंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं इधर भी लगा सकता हूं। अगर मैं इसको इक्वेट कर देता हूं मान लो लैम्डा से, तो मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमा 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा 0 से। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट होती हुई दिख रही है कि हाँ बात तो सही है आपकी, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, 0 0, और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा भी यहां पर कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 0 अपॉन 0, वाई माइनस 0 अपॉन 1, जेड माइनस 0 अपॉन 0। जेड एक्सिस की एक्स माइनस 0 अपॉन 0, वाई माइनस 0 अपॉन 0, जेड माइनस 0 अपॉन 1। अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए तुम्हें क्या बताना पड़ेगा मुझे कि कौन से पॉइंट से पास कर रही है। मान लो पॉइंट से पास कर रही है 2, 3, 5 से, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2 अपॉन 1, वाई माइनस 3 अपॉन 0, जेड माइनस 5 अपॉन 0। क्यों, क्योंकि डी आर तो मुझे पता ही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसके डी आर क्या रहेंगे, 1, 0, 0 ही तो रहेंगे। सिमिलरली इसी पॉइंट से पास करने वाली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या रहेगी, x माइनस 2 अपॉन 0, वाई माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 0। और जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या रहेगी, x माइनस 2, वाई माइनस 3, जेड माइनस 5 अपॉन 0 अपॉन 0 अपॉन 1, ठीक है। तो ये एक तरह से हमने पूरा बेसिक जो लाइन की इक्वेशन का है सिमेट्रिकल फॉर्म, अनसिमेट्रिकल फॉर्म यहां पर कवर कर लिया है। अब हम वापस चलते हैं, जो प्लेन्स के क्वेश्चंस बचे हुए थे काफी सारे, वो हम सॉल्व करते हैं क्या करके। यहां पर आते हैं, लाइन की सिमेट्रिकल हो गया, क्वेश्चंस ये फैमिली ऑफ प्लेन्स भी करेंगे। ठीक है, यहां से हमें शायद सॉल्व करना था, बाकी सब हम इधर कवर कर चुके हैं। इधर से आते हैं, चलो सबसे पहले हमारे पास में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है। तो ऐसा लिख दें, x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू डी लिख देते हैं सीधा सीधा। क्यों, क्योंकि पैरेलल है तो कोफिशिएंट ऑफ x y z सेम रहेगा और कांस्टेंट मैंने बदल दिया। अब देखा इसने सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19, तो x अपॉन d प्लस y अपॉन d बाई 5 प्लस z अपॉन d बाई 4 विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 1। और दे रखा है इसने सम ऑफ इंटरसेप्ट्स d, ध्यान रहे सम ऑफ इंटरसेप्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर होगा, प्लस d बाई 5 माइनस d बाई 4 इज इक्वल टू 19। तो यहां से d कॉमन लिया तो यार है 1 प्लस 1 बाई 5 6 बाई 5 माइनस 1 बाई 4 24 माइनस 5 19 बाई 20, d कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो d जैसे 20 आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 20, इसका आंसर है। ऑल्दो उसने आगे पूछा था डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सीधा आ जाएगा। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस 2 फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या करेंगे, 2x माइनस 6y प्लस 3z प्लस d इज इक्वल टू 0 हमने अपने प्लेन की इक्वेशन कंसिडर कर ली। इसकी डिस्टेंस 1, 2, माइनस 3 पॉइंट से 2 आनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 2 माइनस 12 माइनस 9 प्लस डी अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 36 प्लस 9 का मॉड इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस
2 दे रखी है हमें ये डिस्टेंस, कितना है -21 + 2, ये आ जाएगा d - 19 का मॉड इज इक्वल टू 36 14 49 7 14, तो d आ रहा है 19 + 14 33, और दूसरा आ जाएगा d - 19 इज -14 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33 और 5। अगला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अ प्लेन विच ऑलवेज रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b एंड c। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये कई बार बनाना पड़ेगा तुम्हें इस तरह से। एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b c पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया a, 0, 0, ये पॉइंट कंसिडर कर लिया 0, b, 0, और c पॉइंट कंसिडर किया 0, 0, c। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन ए, कौन सी यूज कर रहा हूं मैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। अच्छा, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन ABC। प्लेन ABC का सेंट्रॉइड क्या होगा, तो पहली बात तो इसने जो हमने दे रखा है पूरा यूज किया है क्या हमने, पहली बात इसने लिखी है प्लेन विच ऑलवेज रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस तो यूज करें, p क्या आएगा 1/√1/a² + 1/b² + 1/c²। इसी बात को दूसरे शब्दों में अगर लिखूं तो यह आ जाएगा 1/a² + 1/b² + 1/c² इज 1/p²। ये दे रखा है। इसका पहला पार्ट देखें, सेंट्रॉइड अगर मैं मान के चलता हूं h, k क्या बचा, l लिख दें क्या, और तो क्या ही, अब ये हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है। तो ABC ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या दिख रहा है, a + 0 + 0/3, a/3, b/3, c/3, ये है। और क्या रिलेशन मुझे पता है, 1/a², 1/b², 1/c² का सम 1/p² है। तो मैं a को क्या लिख सकता हूं 3h, इसी तरह से b को लिख सकता हूं 3k, और c को लिख सकता हूं 3l। क्या करेंगे, 1 करेंगे तो 1/9h² + 1/9k² + 1/9l² इज इक्वल टू 1/p²। नेक्स्ट स्टेप पर h की जगह x, k की जगह y, l की जगह z, तो ये दिख रहा है मुझे 1/x² + 1/y² + 1/z² इज इक्वल टू 9/p²। इस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया ये वाला। अच्छा, सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें बता देता हूं कि OABC का सेंटर क्या होता है, वो हो जाएगा इन तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम, x1 + x2 + x3 + x4 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा इसी तरह से y, इसी तरह से z। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो h, k, l इस केस में किससे इक्वेट करा देना, ये इक्वेट करा दोगे तुम a/4, b/4, c/4 से। सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम। a/3 की जगह क्या दिखेगा, a/4, b/3 की जगह b/4, c/3 की जगह c/4 दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर प्लेन बिटवीन द प्लेन्स, तो यहां पर अगर मेरे पास में प्लेन है a1x + b1y + c1 b1y1 लिख दिया मैंने, b1y + c1z इज इक्वल टू d1, a2x + b2y + c2z इज इक्वल टू d2। तो इसका जो बाइसेक्टर प्लेन होगा वो हो जाएगा सीधा सीधा a1x + b1y + c1z - d1 अपॉन a1² + b1² + c1² का अंडर रूट इज इक्वल टू ± a2x + b2y + c2z - d2 अपॉन a2² + b2² + c2²। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एंगल बाइसेक्टर प्लेन होगा उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट P का दोनों प्लेन से डिस्टेंसेस क्या रहेंगी, सेम रहेगी। ये सुनने के बाद तुम्हें कुछ याद आना चाहिए था, तुम्हें याद आना चाहिए कि दो लाइंस के बीच में 2D ज्योमेट्री में जो हम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं, दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन लिखते हैं उनकी, तो वो क्या होती है, उसमें भी तो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर पर लाई करने वाले पॉइंट की डिस्टेंस दोनों लाइन से बराबर बराबर रहती है। वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाकर इक्वेट कर दिया, तो मॉड इज इक्वल टू मॉड था, नेक्स्ट स्टेप पर क्या जाएगा
ब्रैकेट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब बस इतना सा ये है कि अगर हमसे कोई पूछे कि कौन से वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन है, और कौन से वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन है, बहुत जी रेलेवेंट टॉपिक है, एज सच नहीं है ये, बस ठीक ये बात है कि 2D ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ते हैं, तो ये सेम बात हम किस में कर लेते हैं, 3D के अंदर प्लेन के ऊपर कर लेते हैं, पर जेई ने कभी इस पर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा हुआ। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन अगर हम देखते हैं तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए तुमने ये जो दो इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है, इनमें से कोई एक यूज कर लो। मान लो तुमने पिक कर लिया ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट वाला, ठीक है, इसका तुम निकाल लो एन वेक्टर, और जो दो प्लेन्स तुम्हें दे रखे हैं, मान लेते हैं ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है, तो किसी एक प्लेन को पिक किया तुमने, मान लिया तुमने पिक कर लिया P1 प्लेन को पिक किया, ठीक है, और P1 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखा N1 वेक्टर। ठीक है, हम चाहते हैं कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। अगर तुम चेक करो और तुम्हें मिले कॉस थीटा क्या है, n डॉट N1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यही तो आएगा कॉस थीटा। किसके बीच का एंगल हो जाएगा ये, जो हमारा दोनों में से कोई भी एक प्लेन और दोनों में से कोई एक जो एंगल बाइसेक्टर प्लेन लिखा है उनके नॉर्मल के बीच का एंगल तुम निकाल रहे हो, और वो भी एंगल कौन सा ले रहे हो, मॉड। मॉड क्यों ले रहे हो, क्योंकि दो के बीच का एंगल अगर देखना है तुम्हें तो वो तो वेक्टर का है एंगल, तो N1 डॉट N2 जो करेंगे तुम, एक तरह से n कैप डॉट N1 कैप जो कर रहे हैं अपन, वो तो वेक्टर के बीच में आएगा। हम तो देख रहे हैं दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है, अगर ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 1/√2 से बड़ी आ जाए, तो जो थीटा तुमने कंसिडर किया है वो कितना आ रहा है, 45 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। तो जो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर तुमने पिक किया है वो गिवन प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, गिवन प्लेन से एंगल बना रहा है cos थीटा 1/√2 से ज्यादा है, तो cos थीटा 1/√2 से ज्यादा है, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, उसका जो एंगल है वो थीटा π/4 से कम होगा। तो हमारा जो दो प्लेन्स के बीच में तुमने प्लेन कंसिडर किया, इसके साथ में एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, π/4 से कम दिख रहा है। अगर ये एंगल π/4 से कम है तो ये एंगल भी π/4 से कम होगा। तो ये जो एंगल है टोटल दोनों प्लेन्स के बीच का वो π/2 से कम होगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर तुमने उठाया है दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल कितना जो तुमने थीटा लिया है गिवन प्लेन, और एक एंगल बाइसेक्टर प्लेन उठाया तुमने, दोनों का cos थीटा निकाला। उस cos थीटा की वैल्यू अगर 1/√2 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/4 से कम है। थीटा π/4 से कम है मतलब आधा एंगल π/4 से कम है, तो डबल उसका क्या रहेगा, π/2 से कम। तो जो एंगल तुमने उठाया है वो, जो एंगल बाइसेक्टर तुमने उठाया है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं कि पहले से थोड़ी पता था मुझे ये एंगल बाइसेक्टर, इसको उठाकर यहां पर रख देते हैं और सीधा बस लिख देते हैं अदर वन विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, इमेजिन करो तुमने जो cos थीटा पता किया, इसकी वैल्यू 1/√2 से कम आ जाती है, तो जो एंगल बाइसेक्टर तुमने उठाया था ये वाला, यही क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसा स्ट्रेट लाइन में दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की बात करते हैं, ऑल्दो स्ट्रेट लाइन के केस में 2D ज्योमेट्री में फैमिली ऑफ लाइंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन 3D के अंदर दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन्स की जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो तुम्हारे सामने जो नोटबुक है उसकी जो बाइंडिंग तुम्हें दिख रही है और खूब सारे पेजेस जो इसके अंदर चिपके हुए हैं, अलग अलग पेजेस अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुम कॉपी खोल के ऐसे अलग अलग पन्ने खोलो, पलटो तो अलग अलग प्लेन्स दिखेंगे, लेकिन सारे के सारे प्लेन उस फिक्स्ड लाइन से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक प्लेन मैंने कंसिडर किया P1 विच इज A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन कंसिडर किया A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो फैमिली ऑफ प्लेन्स है उसकी इक्वेशन आ जाएगी P1 प्लस
P2 या P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R। अलग अलग लैम्डा की वैल्यू के लिए ये उन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन्स हो जाएंगे। बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। काफी सारे जो ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट उसको बहुत बढ़िया बना देता है। तो इस पर 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो पहले तो देखो हमें क्या पता करना है, वो पढ़ो वापस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए। तो इस फैमिली का मेंबर है तो क्या लिखूंगा, R डॉट N1 माइनस Q1 प्लस लैम्डा टाइम्स R डॉट N2 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें कौन सा प्लेन चाहिए, विच इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होना चाहिए। तो मुझे बताओ इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अगर उसका वेक्टर मैंने बी वेक्टर कंसिडर करा है, तो क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन पर भी लाई कर रहा होगा, तो बी डॉट N3 0 होगा, सिमिलरली बी डॉट N4 भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं बी वेक्टर कितना आ जाएगा, हम कह सकते हैं बी वेक्टर आ जाएगा N3 क्रॉस N4। ठीक है यहां तक, क्योंकि ये जो हमारा प्लेन है ये इस लाइन के पैरेलल है ना। ये जो हमारा प्लेन है वो ये जो लाइन है जिसका पैरेलल वेक्टर ये है, इसके पैरेलल है। इमेजिन करो एक प्लेन के पैरेलल एक लाइन है, कर पा रहे हो इमेजिन, एक प्लेन के पैरेलल एक लाइन। इमेजिन करो जिस टेबल पर तुम लिख रहे हो वो प्लेन है और उसके पैरेलल अपने हाथ में पेन ऐसे रख लो, उस प्लेन के पैरेलल, जैसे कि ये हमारा टेबल है और इसके पैरेलल मैंने ऐसे पेन रख दिया ऐसे, तो ये जो पेन है प्लेन के पैरेलल है। बिल्कुल ठीक बात है। अब कंसिडर करो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। क्या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पेन के परपेंडिकुलर होगा? डेफिनेटली होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लाते हैं, R डॉट N1 प्लस लैम्डा N2 इज इक्वल टू Q1 प्लस लैम्डा Q2। सब कुछ सही है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये और ये जो बी वेक्टर है दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो मैंने इंप्लाई कर दिया N1 प्लस लैम्डा N2 डॉट N3 क्रॉस N4 इज इक्वल टू 0। और यहां से नेक्स्ट स्टेप पर बहुत आराम से मैं लिख सकता हूं, लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में माइनस N1 N3 N4 का बॉक्स डिवाइडेड बाय N2 N3 N4 का बॉक्स। मेरे हिसाब से इतना तुम आराम से समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया है, N1 डॉट N3 क्रॉस N4 किया है और N2 डॉट N3 क्रॉस N4 किया है। तो लैम्डा टाइम्स N2 N3 N4 का बॉक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ N1 N3 N4 का बॉक्स। यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। और जैसे ही लैम्डा आ गया मेरे पास में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में अननोन सिर्फ कौन सा था? लैम्डा। मतलब जो हमारी फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन है इसमें अननोन कौन था? सिर्फ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब जो फैमिली ऑफ प्लेन्स है उसका एक ये पर्टिकुलर मेंबर हमारे सामने आ चुका है। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाला भी बनाया जा सकता है, जब तुम्हें प्लेन 1 की इक्वेशन दे दी जाए, सेकंड की दे दी जाए, थर्ड की दे दें, फोर्थ की दे दें, और फिर तुमसे ये सारी बात पूछी जाए, तो कैलकुलेशन हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लेन x minus y minus z is equal to 4 is rotated through 90 degree about its line of intersection with the plane this। तो ये जो प्लेन P1 कंसिडर कर रहा हूं मैं, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है उसको P1 बोल देते हैं। P1 is x minus y minus z minus 4 is equal to 0। प्लेन 2 मैंने कंसिडर किया, x plus y plus 2z minus 4 is equal to 0। हम चाह रहे हैं These plane P1 is rotated through 90 degree about the line of intersection with this plane। तो इसका मतलब जो रोटेट करने के बाद प्लेन आएगा वो P1 P2 से बनने वाली फैमिली ऑफ प्लेन्स का मेंबर होगा। डेफिनेटली होगा। तो हमने फैमिली ऑफ प्लेन्स लिखा P1 प्लस
लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। लिखते हैं x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फैमिली ऑफ प्लेन्स है। ये जो फैमिली ऑफ प्लेन्स में से कौन सा प्लेन चाहिए विच इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, P1 प्लेन के साथ बना रहा है। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर मैं लिखता हूं नॉर्मल वेक्टर कितना दिखेगा, देखो 1 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 1 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। आई कैप जे कैप की जगह मैंने ऐसे इस तरह से यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नॉर्मल वेक्टर है, जो प्लेन हम चाहते हैं, दिस इज रोटेटेड 90 डिग्री अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। किससे 90 डिग्री रोटेट किया है, इस प्लेन से। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है n1 वेक्टर कितना है, जल्दी से बताओ। 1 माइनस 1 माइनस 1। तो हमें दिख रहा है, क्वेश्चन वाले ने बोला है n डॉट n1 कितना है, 0। तो देखो कितना आएगा, 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा हमारे सामने आ रहा है 3/2, और जैसे ही लैम्डा 3/2 आ जाएगा, जो पैरामीटर था मतलब एक तरह से वो तो हमारे सामने आएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब इक्वेशन लिख सकते हैं हम आराम से। तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस 3/2 x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लब करके लिख देते हैं 3/2 प्लस 1 5/2x 3/2 माइनस 1 प्लस y/2 3 माइनस 1 प्लस 2z, और यह आएगा माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। और क्या आंसर किस फॉर्म में दे रखा है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है 5x प्लस 4y 5x प्लस y प्लस 4z। तो ये 5x हो जाएगा, y हो जाएगा, 4z हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है फैमिली ऑफ प्लेन्स का हमारा कॉन्सेप्ट। यूजफुल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन्स की बात हो रही है, तो ऐसे इन्फाइनाइट प्लेन्स होंगे और उनकी इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल बी हैविंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थोड़ा सा समझने की बात है, ध्यान से देखो। ये हमारा एक प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर ऑब्वियसली क्या होगा, n वेक्टर। लाइन कंसीडर करी हमने, ये इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर। ठीक है, अच्छा अगर मैं n कैप डॉट b कैप करता हूं, ठीक है, तो वो कौन सा एंगल होगा, ध्यान से देखना। n कैप डॉट b कैप करता हूं तो वो एंगल तो होगा ये वाला। ठीक है, ये एंगल अगर मान लेते हैं, मैं अल्फा बोल देता हूं एक बार, तो कॉस अल्फा सही लिखा है मैंने, सोचो। तुमने बोला कॉस अल्फा ठीक लिखा, बस आप इसके ऊपर मॉड लगा दो और यहां पर लिख दो अल्फा कौन से वाला है, एक्यूट एंगल है। बिल्कुल ठीक है। पर एक बात सोचो, क्या अल्फा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है क्या? तो जो देखने से समझ में आ रहा है कि अल्फा इज नॉट द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, रादर इट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड इट्स नॉर्मल। हमें कौन सा एंगल चाहिए, हम इंटरेस्टेड हैं इस एंगल के अंदर। ये अगर थीटा है तो ध्यान से देखो, एज वी कैन क्लियरली सी कि जो अल्फा प्लस थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें थीटा चाहिए, तो कॉस अल्फा पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब हमारे सामने आ जाएगा साइन थीटा इज मॉड ऑफ एन कैप डॉट बी कैप। ठीक है, और ये थीटा कौन सा है, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये ध्यान रखना कि साइन थीटा क्यों हो रहा है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगला एक और टॉपिक हम इसमें देखते हैं, कंडीशन फॉर लाइन टू लाइक कंप्लीटली इन अ प्लेन। तो अगर हमारे पास में लाइन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b और प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू p। ठीक है, अगर लाइन को कंप्लीटली इस प्लेन में लाई करना है, लाइन को कंप्लीटली इस प्लेन में लाई करना है, तो दो बातें हैं। पहली चीज तो ये जो हमारा ये जो a वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, दिस शुड सेटिस्फाई दिस। तो एक तो आना चाहिए a डॉट n इज इक्वल टू p। पहली बात तो, पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए।
कि जो लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है वो प्लेन पर भी लाई करे। एंड दूसरी बात ये हो जाए कि अगर लाइन प्लेन पर लाई कर रही है तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो प्लेन पर लाई कर रहा होगा, क्योंकि वो प्लेन पर लाई कर रहा है तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि B.n क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। ये है कंडीशन जो ये मेक श्योर करती है कि जो लाइन है पूरी पूरी किस पर लाई कर रही है, प्लेन पर लाई कर रही है। ठीक है, और अब इस सेशन का दूसरा पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने लगभग काफी सारी थ्योरी कवर कर ली है। क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये तो हमने सिमेट्रिकल फॉर्म की बात करी है। हाँ, यहां पर मैं तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले बचे हुए हैं इसके। तो जितना ये वीडियो बना है ऑलमोस्ट उतना ही वीडियो बचा हुआ है जिसमें हम ये सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। पर जल्दी से इसको रिवाइज कर लेना, थोड़ी ही देर में इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा।